जस्टिस आसिफ सईद खोसा इंतहाई पढ़े लिखे, भरपूर मुताला रखने वाले और दानिशमंदाना सोच के मालिक जज मशहूर। सुप्रीम कोर्ट में आज से नए दौर और नए माहौल का आगाज होगा। और दुनिया कहती रही, कलम सच उगलता रहा, बुरा भला सुना, पेशियां भुगती, लेकिन समाज को आईना दिखाने से बाज न आया। आज याद करेंगे रिवायात के बागी अफसाना निगार सादत हसन मंटो को। Welcome. And it was just yesterday that we were talking about this Mantu festival जो कि लाहौर में पोस्टपोन होने की खबर थी। उसमें इत्तलात यही थी कि पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन बिल आखिर उसमें सेंस प्रिवेल्ड एंड अब वो लिटरेचर फेस्टिवल मंटू फेस्टिवल जो है वो कुछ देर के बाद लाहौर में मुनक्किद किया जाएगा। बिल्कुल, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फरवरी में होगा। अच्छा, आपने अब्दुल्ला के ही एक्सेंट से ये समझ आई आपको कि हम इतने यूज्ड टू हैं मंटो कहने के, एक्चुअली इट्स मंटू। और हमें कितने लोगों ने करेक्ट भी किया हुआ है, आपने भी शुरू में मंटो कह दिया और फिर सो लिहाजा देयर यू गो, हम सारे मिल के चीजें सीखते हैं। मन टू। अच्छा जी, फिर उसकी बात हम बाद में करेंगे। आज के अखबारात की सुर्खी और आज की टॉप स्टोरीज के अलावा क्या हो सकती है जो आपको बतानी है हमने कि साकिब निसार साबिक हो गए हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक नए दौर का आगाज हो सकता है। आज से एक नए दौर का आगाज हो रहा है, इसी पर जरा बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहले बहुत से लोगों से एक्चुअली हमने बात करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्न इन पाकिस्तान। आपको सबसे पहले मिलवाते हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल कामरान मुर्तज़ा साहब से। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का दिस मॉर्निंग। ये बताइएगा कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साबका चीफ जस्टिस के मुकाबले में कहा यही जा रहा है कि एक मुख्तलिफ शख्सियत है, उनके रिमार्क से ज़्यादा उनके फैसलों में जो कुछ लिखा जाता है वो अहम नज़र आता है। इनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़र्क नज़र आएगा, आपको क्या लगता है? जिन्होंने जब रेफरेंस में जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का इब्तदाई रेफरेंस था उसमें अपने खिताब में थोड़ा सा वो गाइडलाइन दी है कि उनका दौर कैसा होगा, और वो दौर उसमें उन्होंने बता दिया कि 184(3) का इस्तेमाल कम से कम होगा, जहाँ पे अल्टरनेट रेमेडीज़ होंगी वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अदारों के हवाले से, उन्होंने आर्मी के हवाले से कुछ जो ना गाइडलाइंस दी हैं कि उसमें जो ना एक सिटिंग होनी चाहिए ताकि एक दूसरे के हदूद और कोई उसमें मुदाखलत ना हो। उनका ये कहना था कि इसमें जो ना प्रेसिडेंट साहब इसको हेड करें और इसमें एग्जीक्यूटिव भी बैठे, आर्मी भी बैठे, एजेंसीज भी बैठे, पार्लियामेंट भी बैठे और जुडिशरी भी बैठे। तो मेरा ख़्याल है कि हालांकि मैं इस बात का मुखालिफ हूँ कि दस्तूर से मावरा इस किस्म की कोई सिटिंग होनी चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि ये दस्तूर से बाहर की चीज़ है, मगर पाकिस्तान के मारूजी हालात में शायद इस बात की ज़रूरत पेश आ गई है अब कि बजाय हम झूठ बोलने के, बजाय हम किसी चीज़ पे पर्दा डालने के, हम आपस में बैठ के जो है वो अपना अपना मैदान तय कर लें और उसके बाद कम से कम सच बोलें। तो मेरा ख़्याल है कि आसिफ सईद खोसा साहब के दौर में ये बहुत से मामला शायद आगे बढ़े अगर अदारे जो है कोऑपरेट करें। कामरान साहब, चीफ जस्टिस की ज़ाती शख्सियत जो होती है इसका असर कमरा अदालत के माहौल पर भी रहता है, हमने देखा भी है माजी में। तो जस्टिस खोसा के बारे में आप क्या बताएंगे? जस्टिस खोसा की शख्सियत को अगर आप सामने रखें तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो कमरा अदालत का माहौल है इससे फ़र्क नज़र आएगा अब आइंदा? जी, मेरा ख्याल है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा। मियाँ साकिब निसार साहब बड़े अच्छे जज हैं, सिविल साइड पे, कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे उनकी एक बहुत बड़ी ग्रिप थी और मैं उनको शायद कहता हूँ कि वो एक अथॉरिटी थे वो इस हवाले से, मगर इसके साथ साथ जो है ना वो जज्बाती थे, उनके कुछ अपने आइडियल्स बन गए थे, वो शायद उन आइडियल्स की रूह में कहीं एक्सेस में चले गए। 184(3) के इस्तेमाल में वो एक जो लिमिट थी वो मेरा ख्याल है क्रॉस हो गई थी, और वो लिमिट जो है ना, चूँकि हम लीगल लोग हैं, हम बोनाफाइडी हम जो है ना नेक नियति से भी जो है ना वो लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। द मोमेंट हम नेक नियति से भी लिमिट क्रॉस करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो कानून से मावरा हो जाएगा। तो अब सरदार आसिफ सईद खोसो के दौर में मेरा ख्याल है कि वो लिमिट क्रॉस करना जो है ना वो शायद हम बंद कर देंगे। हम उसमें उस हदूद के अंदर रहेंगे जिस हदूद का तयन दस्तूर ने किया है और उसकी जो रूह है उसके मुताबिक हम चलेंगे, ना कि हम अपनी नेक नियति को बुनियाद बना के या हम अपने आइडियल्स को बुनियाद बना के हम आगे बढ़ते रहेंगे।
फाइनली कामरान मुर्तज़ा साहब, लॉयर्स के हवाले से वकला के कुछ मुतालबात हैं जिन पर बदकिस्मती से जस्टिस साकिब निसार के दौर में ज़्यादा बात नहीं हुई, ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया। आप उम्मीद रखते हैं कि जस्टिस खोसा वकला के मसाइल पर तवज्जो देंगे? हमारा किरदार वो एक रोज़ाने वाले मज़दूर की तरह का होता है कि उस रोज़ाना की मज़दूर में रोज़ाना की दिहाड़ी पे हम आते हैं और वो काम हम करते हैं और उसके अगेंस्ट जो हमारा फ़ी होती है वो हमें मिल जाती है। और द मोमेंट कोई वकील बीमार हो जाए, खुदा न खास्ता कोई वकील मर जाए, खुदा न खास्ता, तो वो उसकी फैमिली जो है वो सफ़र करती हुई जो है ना वो फाकों तक पहुंच जाती है। ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। और इस हवाले से जो है वकीलों के लिए कभी कोई काम किसी हुकूमत ने नहीं किया, किसी फलाही इदारे ने नहीं किया। ये चीज़ें जो है ना ये देखने वाली हैं। सब लोग कहते हैं कि इस मामले को हम देखेंगे, मगर जब वक्त आता है तो वो देखा नहीं जाता। अब हम कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा दौर में जो है ना वो इस मामले को भी देखेंगे, इसको भी कंसिडर करेंगे कि ये वकील भी इस अदलिया का हिस्सा तस्वर करते हैं वो या नहीं करते हैं। मगर इस बारे में फ़िल वक्त कोई पेशन गोई मुमकिन नहीं है। वो करेंगे तो इस पर तबसरा कर सकते हैं। All right, we would have to wait and watch in this case. बहुत शुक्रिया आपका वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। अभी आगे बढ़ेंगे और माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा को मदऊ किया है, उनसे बात करते हैं। जस्टिस साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा जस्टिस खोसा की शोहरत एक ऐसे जज साहब की है जिन्होंने बहुत तेज़ी से मुकदमात की कार्रवाई चलाई है, जैसे कि इससे पहले भी उनकी स्पीड का तस्करा हो रहा था, फैसले सुनाए। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत उज़्मा अब इसी पॉलिसी के तहत काम करती नजर आएगी इस दौर में? हमें उन्होंने ये कहा है कि जजों की तादाद बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने इस वक्त हमारे पास जजेस हैं वो फ़ैसले ही नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा यहाँ पे हर वक्त नए मुकदमात जो हैं वो दाखिल होते हैं। देखिए 3.25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी थी इस खित्ते की जब पाकिस्तान बना है, और अब इसकी आबादी अगर गिलगित बल्तिस्तान को भी डालें तो 22 करोड़ है। तो जजों की तादाद तकरीबन वही रही है, और उन्होंने ख़ास तौर पे इस पे कहा है कि ये बढ़ाना ज़रूरी है और मुकदमे निपटाने ज़रूरी है। और मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सदर हैं ना, तो इंशाल्लाह ये जो है तब्दीली लाएंगे कवानीन में। हमारे कवानीन तो 1860 1870 के हैं अभी, और उनमें तब्दीली नहीं आई। तो आप तो देख लीजिए कि कितना ज़माना गुजर गया है। 150 साल में जैसे ज़माना बदलता है इसलिए कवानीन को भी बदलने हैं, और इनकी शोहरत यही है कि ये इंशाल्लाह जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आएंगे और निपटा कोशिश करेंगे। अच्छा नासिर साहिबा, ये भी बताइएगा कि जस्टिस खोसा के फैसलों की ज़बान और उन फैसलों में इस्तेमाल किए गए जो अस्तारों को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। एक जज लिटरेचर के हवाले देता है, फैसलों में अभाम नहीं छोड़ता, इससे उनकी शख्सियत बड़ी नुमाया नज़र आती है। चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस खोसा को इस तासुर का फ़ायदा रहेगा आपके ख्याल में? ये जो उनका अंदाज़ है ना कि वो कभी खलील जिब्रान को कोट करते हैं, कभी मारिया पोज़ो को कोट करते हैं, और उससे जो उनकी फ़ैसले की कदर है वो ज़्यादा होती है। लेकिन कई लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं कि जी ये अपने आप को जुडिशल लैंग्वेज तक कन्फाइन क्यों नहीं करते। लेकिन मैं समझती हूँ ये करना जो है उससे जो बात है ना वो दिल में उतर जाती है, तो करने में कोई अभाव नहीं है। और अगर वो ऐसे करें तो मेरा ख्याल है लोग कदर की निगाह से ही देखेंगे। अक्सरियत तो ऐसी होगी देख, लेकिन भान की बोली होती है, किसी ने एतराज़ भी करना। अच्छा जस्टिस साहब, लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता कुछ अरसे से जुडिशल एक्टिविज़म पर अगर नज़र दौड़ाएं तो बड़े सवालात भी उठे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि इस तरह बहुत से इंतज़ामी मसाइल हल भी हुए हैं। आपके ख़याल में ये सिलसिला जारी रहना चाहिए? ख्याल है कि आसिफ सईद खोसा उस अंदाज़ और उतनी तादाद में नहीं करेंगे ये जुडिशल एक्टिविज़म के केसेस जिस तरह के इन्होंने किए थे साकिब निसार से। वो ज़्यादा तहम्मुल से कोशिश करेंगे कि जिनको बहुत ज़रूरी है करना। और ये साकिब निसार के पास तो एक और भी मसला था कि जिस वक्त वो चीफ़ जस्टिस बने हैं तो केयर टेकर गवर्नमेंट थी और वो थी भी हर रोज़ के काम के अलावा कुछ भी नहीं करते थे। इसलिए बहुत सारे इंतज़ामी जो मसाइल थे वो उन्होंने उनकी तरफ तवज्जो दी। मसलन सेहत हो गया, तालीम हो गई, साफ़ पानी हो गया, डैम बनाना हो गया। अगर आप देखें तो ये सारे तो इंतज़ामिया के काम हैं, लेकिन उन्होंने इसलिए भी संभाली कि इंतज़ामिया तो उस वक्त बिल्कुल ही ना होने के बराबर थी जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी। तो एक दफ़ा उस रास्ते पे चले गए और उन्होंने कहा भी जिस दिन चीफ़ जस्टिस बने कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मनसब इसलिए अता किया है
कि मैं लोगों के बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको पामाल होने से बचाऊँ और उनको तमाम हकूक़ जो है वो फ्राहम करूँ, और मैं कोई छुट्टी नहीं करूँगा। और ये देख लीजिएगा हफ्ता इतवार भी काम करते रहे। ये उनकी ज़रा एक एक्सट्रीम पे वो चले गए थे 184.3। मेरा ख्याल है आसिफ सईद खोसा उस अंदाज में नहीं करेंगे, ये ज़्यादा म्याना रवि मेंटेन करेंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल हमसे बात कर रही थी। और विल मूव ऑन, एक और पर्सपेक्टिव ज़रूर हम लेंगे। आपको पता है इट्स द बिगेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। साबिक निगरान वजीर कानून अली जफ़र हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जस्टिस खोसा के फैसलों में हमें पिटी द नेशन भी नज़र आया और शेक्सपियर और मारियो पूजो के हवाले भी। जस्टिस नासरा से भी अभी हमारी यही बात हो रही थी। ऐसी दानिशमंदाना हिस्स रखने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आप पिछले दौर के मुकाबले में कुछ कंपैरिजन दे दें, क्या तब्दीली आती देख रहे हैं? एक तो ये कि 184.3 जिसको आप सुओ मोटो कहते हैं, उनके ख्याल से उसको सिर्फ़ और सिर्फ बड़े नेशनल जब रीज़न हो, जब बुनियादी हकूक़ का मामला हो और एक नेशनल इशू उसमें इन्वॉल्व हो, तो वो तब ही आर्टिकल 184 की ताकत इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, उन्होंने ये भी एक तरह इंडिकेट किया, और मेरा ख़्याल है ये ज़रूरत भी है आज की, कि जो आर्टिकल 184 की ताकत है उसके हदूद स्ट्रक्चर किए जाएं, उसको एक बैठ के जुडिशल जजमेंट के ज़रिए ये फ़ैसला दिया जाए कि किस सिचुएशन में, किस हाल में, किस सिचुएशन में आपका ये आर्टिकल 184 की ताकत इस्तेमाल हो सकती है। तीसरी जो बहुत अहम चीज़ है, मैं ख्याल है इतनी ही अहम चीज़ है जितनी पानी का इशू है या पॉप इशू है, जिस पे गौर करना चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब ने एक तरह से अपनी रेफरेंस में ये कहा भी है कि जो हमारी इंटरनल जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, जो लीगल सिस्टम को बेहतर करना है, क्योंकि वो इस वक्त उसका हाल ये है कि इंसाफ लोगों को फराहम नहीं हो रहा, देर मुकदमे चलते जाते हैं साल हर साल। ये जो इस चीज़ को सॉल्व करना है, इस चीज़ का हल ढूंढना है, ये मसला जो है इसके ऊपर मेरा ख्याल है अगले 9 महीने आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो गौर व फिक्र करेंगे। अच्छा, अली ज़फ़र साहब ये बता दीजिएगा कि फ़ैसलों से इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन तब भी ये बात मानी जाती है कि जस्टिस खोसा साहब जब फैसले लिखते हैं तो कोई इबाम नहीं छोड़ते। एक जज के लिए इसे अच्छी बात ही कहा जाएगा? असल जो आप फ़ैसला कर सकते हैं कि जज की क्या कैलिबर है, उसकी क्या एक्यूमेन है, उसकी क्या नॉलेज है, ये सारा का फ़ैसला आप जजमेंट से ही देख सकते हैं। जो मैंने आने वाले चीफ जस्टिस साहब की बायोडेटा देखा, पढ़ा और सुना, उसमें तो उन्होंने MA इंग्लिश भी शायद किया हुआ है, तो वो जो मैकबेथ और जो मुख्तलिफ नावलिस्ट के फ्रेजेस या ख़ूबसूरत अंग्रेज़ी के अल्फाज आते हैं, वो बैकग्राउंड भी है ज़रूर जो सामने नज़र आती है आपको जजमेंट्स में। उसके अलावा उनको क्रिमिनल लॉ में बहुत महारत है, माने जाते हैं कि एज़ ए लॉयर भी और एज़ ए हाई कोर्ट जज भी और सुप्रीम कोर्ट के जज भी उन्होंने बड़े अहम फ़ैसले किए, जिसमें क्रिमिनल लॉ को उन्होंने काफ़ी आगे लेके गए। सो मुझे लगता ये है कि वो सिविल प्रोसीजर में भी और क्रिमिनल प्रोसीजर में भी और क्रिमिनल लॉ में भी आगे आने वाले फ़ैसले बड़े अहम होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक निगरान वज़ीर क़ानून अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय दे रहे थे। वी विश वेरी बेस्ट ऑफ लक टू द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और होपफुली एक ज़बरदस्त लुकिंग आउट दौर का आगाज़ हो। अच्छा जी, लेट अस मूव ऑन और बिल्कुल पेस तरह हम चेंज करते हैं और आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया भर से लोग यहाँ शिकार के लिए आते हैं, जिसके लिए वाइल्ड लाइफ से बाकायदा एक लाइसेंस लेना होता है। एवं ही नहीं बंदा शिकार कर लेता कहीं जाके। पिछले दिनों एक टूरिस्ट ने मारखोर का शिकार किया और $94,000 देके उन्हें इजाजत मिली कि वो मारखोर का शिकार कर सकें, बिकॉज़ इट्स सो रेयर। बिल्कुल जनाब, और इतना मुश्किल है उसका शिकार करना। उसमें भी मैंने सुना है कि 3 बुलेट्स आपको फायर करने की इजाजत होती है। अगर उन्हीं 3 बुलेट्स में शिकार हो गया तो ठीक, नहीं तो वो आपके सारे पैसे जाए। एंड फ्रैंकली फॉर अ गुड हंटर
अगर 3 फायर में भी अगर आपका शिकार नहीं हो रहा तो आप क्या शिकार करने आए हैं, है ना? मतलब अच्छा, ये जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं ये माहौल की प्रिजर्वेशन और उन्हीं जानवरों की हिफाजत के लिए फिर खर्च किए जाते हैं। अब खबर ये है कि हज़ारा डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले एक सेनेटर हैं तला महमूद, इन्होंने हुंजा के इलाके पासू में एक आइबेक्स का शिकार किया है। ऑल राइट, सो दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम मारखोर। All right, people इसके सींग देखें। हाँ, इसके अच्छा सींग में ही तो इंटरेस्टिंग कहानी है। इस आइबेक्स के सींग 54 इंच लंबे हैं, 54 इंच। बड़ा ढूंढ के वैसे इन्होंने भी निकाला। क्या नाम है इनका? सेनेटर तला महमूद। ये पुरानी तस्वीर है, इससे पहले भी कर चुके हैं। और अब जो इन्होंने शिकार किया है, इसके सींगों की लंबाई है 54 इंच और ये लेटेस्ट है बेसिकली। पहले वाले इतने बड़े सींग वाले आइबेक्स का शिकार करने पर इनका ये दावा है कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जबरदस्त। इन्होंने यकीनन इसकी कोई रिसर्च की होगी, इसीलिए ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, फॉरगेट एवरीथिंग। वैसे तो आई एम नॉट मच ऑफ अ हंटर काइंड ऑफ अ पर्सन। मेरा दिल चाहता है कि बस जो जानदार चीज़ है उसको रहने दो, बट ऑफ कोर्स ये सब कुछ लाइसेंस होता है। आपने लोकेशन देखी थी पीछे? फॉरगेट एवरीथिंग। मतलब इस जगह पे जाके तो वैसे ही इंसान इतना एंजॉय कर सकता है, लेट अलोन किलिंग स्प्री। अच्छा, आई वंडर कि आइबेक्स का शिकार करने के लिए भी कोई फीस वगैरह देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती? अगर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं आज जियो पाकिस्तान टीवी पर। और अब हम मोटिव शामिल करेंगे जिसका हमने आपसे पिछले ब्रेक में वादा किया था। आज बरसगीर में उर्दू अफसाने के सबसे बड़े नाम सादत हसन मंटू को हम याद कर रहे हैं क्योंकि उनकी 64वीं बरसी है। मंटू 1912 को भारतीय पंजाब के शहर लुधियाना में पैदा हुए। शुरू में कई फिल्मी रिसालों की हिदारत की, फिल्मी कहानियां और मकालमे तहरीर किए। और फिर क्या हुआ? फिर जी क़याम पाकिस्तान के बाद सादत हसन मंटू लाहौर चले आए और मंटू ने इंसानी जज्बात को अफसानों का मौजू बनाया। 20 बरस की अदबी जिंदगी में 200 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी। मंटू पर गैर इखलाकी तहरीर लिखने के मुकदमात भी दर्ज हुए मगर किसी में भी सज़ा नहीं हुई। 1966 में फिल्म बदनाम की कहानी भी सादत हसन मंटू ने लिखी और ये फिल्म उनके अफसाने झुमके से माखूज थी। कुछ याद आया झुमके से? डायलॉग ऑफ कोर्स। और इसमें अलाउद्दीन का डायलॉग बहुत मशहूर हुआ, आपको याद ही है। कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने पहनाए हैं झुमके? और मंटू ने 18 जनवरी 1955 को जिगर की बीमारी में लाहौर में वफात पाई। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 42 साल थी। इनके काम पर ज़रा बात करेंगे और जिन समाजी रवैयों की अक्कासी मंटू ने अपनी तहरीर में करने की कोशिश की, इस पे भी बात करेंगे। तज्जियाकार यासिर पीरज़ादा हमारे साथ। अच्छा, और इसलिए भी बात करेंगे, पहले बता दें यासिर पीरज़ादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हम ज़रा ज़्यादा समझना चाहते हैं और ख़ासतौर पे फॉर द यंगर रीडर्स इन पाकिस्तान एंड एनीवेयर हु आर वाचिंग अस, उनको ज़रा बेहतर समझ आए मंटू की ज़िंदगी के बारे में और उनकी लिखाई के बारे में। ये बताइएगा कि मंटू की तहरीरों में ऐसी क्या ख़ास चीज़ है जो उनके बाद भी किसी में नहीं देखी गई? उन्होंने जो ज़िंदगी के बुनियादी सवाल हैं, सियासी बंदोबस्त कैसा होना चाहिए, औरत और मर्द के ताल्लुकात, हमारे समाजी रवैयों के बारे में जो हमारे रुझानात है, उस बारे में मंटो ने उस ज़माने में जो स्टैंड लिया वो मेरा ख़्याल है अपने वक्त से बहुत एक आगे की सोच थी। एक तो ये वजह है। दूसरा, जो मंटो का जो क्राफ्ट है, मैं समझता हूँ कि वो उसके बराबर अगर मैं किसी अफसाना निगार को रेट करता हूँ मेरी राय में, तो वो ग़ुलाम अब्बास हैं। लेकिन मंटो जो हैं उनकी ख़ास बात यह है कि वो बहुत ही रीडेबल अफसाना निगार हैं और उनके तमाम अफसानों में या उनकी तहरीरों में आपको कहीं भी कोई एक मुश्किल लफ्ज़ नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो तहरीर है वो इस कदर तख्लीकी और क्रिएटिव है कि इंसान जो है वो उसको पढ़कर आशा शिकार उठता है। ट्रू, कोई भी मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल और उनका सहारा लिए बगैर ऐसी तहरीर लिखी कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए। यासिर साहब, अगर मंटू के बताए हुए मसाइल और माशरे की हालत देखें, अगर आज भी वही है जो 83 साल पहले थी, तो हम क्या कहें, कसूर मंटू का है या फिर माशरे का? आज भी लोग इस माशरे में भी मंटू से डरते क्यों हैं? बड़ा दिलचस्प सवाल है ये। मेरा ख्याल है लोग मंटो से नहीं डरते, ये जो स्टेट्स होती हैं ये इस किस्म के अदीबों से खौफ खाती हैं जो बग़ैर किसी डर के इस कदर कड़वा सच बोलते हैं। मंटो ने अपने तहरीरों के बारे में ख़ुद एक जगह लिखा है कि अगर मेरी तहरीरें जो हैं
वो किसी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये मुआशरा भी काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैं तो मुआशरे की अक्कासी करता हूँ। अगर कहीं पे कोई नंगापन है तो मैं उसको कपड़े नहीं पहनाता, कपड़े पहनाना जो है वो दर्जी का काम है, मेरा काम नहीं है। बाकी जहाँ तक बात यह है कि आज के मसाइल और 70 बरस पहले के, तो इस बारे में ख़ुद मंटो ने जो ये कहा है कि जो इंसान का बुनियादी मसला है वो भूख है। भूख एक तो पेट की, ज़ाहिर जिन्स की, ये दो मसले जो हैं ये अज़ल से हैं और ये शायद अब तक रहेंगे। तो क्या 70 साल तो इसमें कोई माने नहीं रखते। राइट। अच्छा पीरज़ादा साहब, ये भी बताइएगा कि हकीकत यही है कि मंटू को नापसंद करने वाले, उन्हें अदीब ना मानने वाले आज भी बहुत से, हम बहुत से एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं, लेकिन वील स्टॉप हियर। क्या ऐसा वक्त आएगा जब सब उर्दू पढ़ने वाले मंटू को एक अजीम तख्लीकार या फिर क्रिएटिव जीनियस मान लेंगे? मैं वैसे इस सवाल से जो मफरूज़ा, इस सवाल में जो मफरूज़ा उससे मैं एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मंटो को बेहद पजीराई मिली है और मंटो को एक बहुत बड़ा अदीब मान लिया गया है, ना सिर्फ अवाम में बल्कि ख़वास में भी, क्योंकि बड़ा अदीब वही होता है जो अवाम और ख़वास दोनों में यकसा तौर पे मकबूल भी हो और उसको माना भी जाए। मंटो के केस में मेरा ये ख्याल है कि ये बात हो चुकी है, क्योंकि आप कोई भी पाकिस्तान में देख लें, इवन हिंदुस्तान में कोई भी अदबी कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी इवेंट हो, अफसाने की बात हो, उर्दू अदब की बात हो, तो वो मंटो के बग़ैर अधूरी है। ये बात सब तस्लीम कर चुके हैं कि मंटो एक बहुत बड़ा उर्दू का अफसाना निगार था, आप उसको बेस्ट भी कह सकते, लिहाजा मैं इस मफरूज़े पे यकीन नहीं रखता। बहुत शुक्रिया आपके। यासिर पीरज़ादा कह रहे थे मोतरज़ हो सकते हैं लेकिन इनकारी नहीं। सभी मानते हैं, चाहे ख़वास हों या आवाम हों, कि मंटू एक बहुत बड़ा अदीब था और है। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे और कुछ दीगर बातें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो आपको बताएं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार चले गए, लेकिन अमल केस चलेगा और अंजाम को पहुंचेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का अज़म है। सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी, जिसके मुताबिक पुलिस और अमन फाउंडेशन एम्बुलेंस सर्विस ने अपनी गैर जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन कराची के निजी अस्पताल ने इनकार किया। नेशनल मेडिकल सेंटर ने जख्मी अमल को अस्पताल से मुंतकली के लिए बुनियादी सहूलतें नहीं दी, जबकि कमेटी में भी साफ झूठ बोला। अस्पताल ने बच्ची की मौत की तारीख और वक्त भी तब्दील किया है ताकि ये साबित हो कि बच्ची अस्पताल पहुंचने से पहले फौत हो चुकी थी। सिंध हेल्थ कमीशन ने भी अस्पताल के हक में रिपोर्ट दी, जो काबिल अफसोस है। चीफ जस्टिस ने बच्ची के वालिदैन से सवाल किया कि आप केस की समाअत कराची में चाहते हैं या इस्लामाबाद में, जिस पर अमल की वालदा ने जवाब दिया कि बेहतर है इस केस की समाअत इस्लामाबाद में हो। जो हॉस्पिटल ने 5 महीना हमारे साथ किया है उसके बारे में भी कुछ करना चाहिए। पुलिस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने गोली चलाई, अमन फाउंडेशन ने एक्सेप्ट किया है कि उनकी गलती थी, सिंध हेल्थ कमीशन हॉस्पिटल के साथ मिल के उनके कोई जो भी चीज़ चल रही थी, वी डोंट नो, बट द हॉस्पिटल फ्रॉम द एक स्टाफ मेंबर ने आके हमें मुंह पे मुझे बोला है कि जी आप लेके जाना चाह रहे थे बच्ची को अपनी गाड़ी में, जो सरासर झूठ था। थैंकफुली द कमिटी सॉ इट थ्रू and they could see that the hospital is lying, and that is what the report is saying, and I hope that something comes out of it. सुप्रीम कोर्ट ने कराची पुलिस, सिंध हेल्थ कमीशन, आमने फाउंडेशन और एनएमसी अस्पताल से इंक्वायरी रिपोर्ट पर जवाब तलब करते हुए समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी है। अमल के वालिद उमर आदिल हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। उमर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जब लास्ट टाइम यू वर इन स्टूडियोज़ तो यही बात हो रही थी कि रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, तो उसके बाद प्रोग्रेस होगी। अब जो रिपोर्ट के मंदरजात हैं, मुतमईन हैं आप इससे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, रिपोर्ट जो आई है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी डिटेल में हर चीज़ में मेंशन हुई भी है और हम लोग उससे सेटिस्फाइड हैं। कमेटी ने काफ़ी 3-4 महीने इस पे काम किया है, काफ़ी एफर्ट इसमें गई है, एंड आई शुड थैंक द कमेटी ऑल्सो कि उन्होंने इतना टाइम निकाला और उसको इन डेप्थ स्टडी किया पूरे केस को। So we are fine with the report.
बिल्कुल। आप बीनिश भी अगर आपके साथ होती तो उनसे भी हम बात कर ले, लेकिन बीनिश हम समझना चाह रहे थे और उमर आप बता सकते हैं हमें कि जब उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आप प्रोसीडिंग जो है केस की कराची में चाहते हैं या इस्लामाबाद में, तो कोई ख़ास वजह थी कि यू वुड रादर हैव द प्रोसीडिंग्स इन इस्लामाबाद? हाँ जी, बीनिश भी हैं यहाँ पे, या आपसे बात करें? जी वो एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम, हमें हमारे लॉयर ने एक्चुअली रेकमेंड किया था कि बेहतर है कि इस्लामाबाद में केस की समाप्त हो, बिकॉज कराची में अपेरेंटली केस लगने में टाइम लगता है और क्योंकि कराची के सारे केसेस पाइल अप हुए होते हैं तो बहुत थोड़ा मुश्किल लगता है कोर्ट में जाना और पेशी देना उस तरह से। तो हमें यही कंफर्टेबल लगा और हमारे लॉयर ने यही रेकमेंड किया कि आप इस्लामाबाद में केस को हेयर कर लें, तो शायद थोड़ा जल्दी उसका कोई रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ऑलराइट, तो बीनिश अब रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है, अगली समात 10 रोज़ बात है, क्या एक्सपेक्ट करें, क्या चाहते हैं अल्टीमेटली आप लोग? पुलिस ने गलती मान ली, ठीक है, लेकिन गलती को सुधारने के लिए भी कुछ किया जाए। अमन वालों ने गलती मान ली, अच्छी बात है, लेकिन उनके प्रोटोकॉल्स तब्दील होने चाहिए। अस्पताल तो खैर गलती मान ही नहीं रहा पहले दिन से। जी एक्चुअली हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जो भी रिफॉर्म्स रेकमेंड किया, एक्चुअली कमेटी ने रिफॉर्म्स भी डिटेल में काम किया है, तो जो रिफॉर्म्स रेकमेंड किए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जारी की जाए और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि वो मतलब हमारे यहाँ होता ये है कि वो कवर अप करने के लिए, लिप सर्विस करने के लिए, जैसे वो रिफॉर्म्स के लिए ऑर्डर तो जारी हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाए और इंश्योर किया जाए कि जो बातें सुप्रीम कोर्ट जारी करती है वो सही तरीके से अप्लाई हों कराची के शहर में, स्पेशली सिंध के प्रोविंस में। दैट्स राइट। हमें डॉक्टर कैसर सजाद ने भी ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी PMA। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बड़ा ही अफसोस हुआ हमने जब ये सारी रिपोर्ट पढ़ी कि एक तो हॉस्पिटल जो है, जिस प्राइवेट हॉस्पिटल का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट अपनी चेंज कर दी, टाइमिंग्स चेंज कर दिए। हालांकि रिकॉर्ड्स बताते हैं, एम्बुलेंस से जब बात हो रही थी, डॉक्टर्स बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि अमल जो है उस वक्त वो सांस ले रही थी, और उसके बाद सिंध हेल्थ कमीशन का भी उस बात की तस्दीक कर देना, ये क्यों हो रहा है ऐसे? जी एक तो बहुत शुक्रिया, और मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अमल के पेरेंट्स से उनके गम में बराबर के शरीक हैं, उनसे ताज़ियत करते हैं। ये बहुत बड़ा लॉस है, और इसी तरह के जितनी भी लोग इस तरह के वाक़यात में हलाक हो जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। बात सारी ये है कि देखिए, कोई भी इस मुल्क में अपनी गलती तस्लीम नहीं करता है। बाज़ दफ़ा गलती तस्लीम नहीं करता है, बाज़ दफ़ा उसकी बात को भी नहीं समझा जाता है। मैं समझता हूँ कि अमल के केस में जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जितने भी सारे सिस्टम चले हैं, ये जाकर कोर्ट ने ही फ़ैसला करना है कि ये कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मैं यहाँ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपके तवज्जुह से ये किया जाए कि इस तरह के बड़े वाक़यात होते रहते हैं, इसको रोका कैसे जाए, और ये ऐसा सिस्टम क्यों ना हो कि ये हम हमेशा इस तरह की बातों, इस तरह के वाक़यात होते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं, फिर 4 दिन बाद उसे ख़त्म हो जाता है, फिर कोई दूसरी कोई न्यूज़ आ जाती है और फिर उस पर बात करते हैं। तो खुदारा मेरे ख़्याल में 70 साल हो गए हैं, हमें सच बोलना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और हमारा पूरा सिस्टम, जो ख़ासकर मैं सेहत की बात नहीं कर रहा, ट्रॉमा सिस्टम है। जी माजरत के साथ अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ और क्यों हुआ, तो हम आगे की रिफॉर्म्स की बात कर ही नहीं सकते। इस केस में हमें नजर आ रहा है कि इस हॉस्पिटल की हम बात करें तो वो एक फैब्रिकेशन की गई है सिचुएशन की, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं कर रहे। आई डोंट नो आपने वो एम्बुलेंस को कॉल सुनी है, लेकिन हमने सुनी है, वो वाइटल्स बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, उसके बाद रिपोर्ट में ये कहना कि बच्ची जब आई थी तो एक्सपायर्ड थी, दिस इज क्रिमिनल। ये तो क्रिमिनल ये फ्रॉड में आता है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हॉस्पिटल में पेशेंट वहाँ पहुँच गया है और उसमें सांस मौजूद है, उसका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, उसके लंग्स फंक्शन कर रहा है, तो वो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट अगर पहुँच गया है तो वो सरवाइव कर जाए। बहुत बाज़ दफ़ा डॉक्टर कोशिश करते हैं, अपनी जान लगाते हैं, लेकिन वो सरवाइव नहीं करता। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सिस्टम में जो ख़राबी है उसको देखना है। एक सिस्टम ये कि ये वाक़या हुआ क्यों है उसको देखना है, उसकी रोकथाम करनी चाहिए। If a person is alive, he's alive.
देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। फिर कह देना बाद में कि वो बच्ची एक्सपायर हो चुकी थी, ये सिस्टम वगैरह नहीं है, ये तो आपकी अपनी तरफ से आया है। बिल्कुल, मैं आप कह रहे हैं कि वो फौत हो गई थी। बिल्कुल सही है आपकी बात। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें सच बोलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक हम अपना सही मौक़िफ़ नहीं देंगे तो हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ एब्सोल्युटली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तो आप कंडेम करेंगे कि हॉस्पिटल की इस हरकत को? मुझे नहीं मालूम कि मैं चूँकि नहीं था कि ये जो चीज़ है कि वहाँ पेशेंट सरवाइव थी, बच्ची वहाँ गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बिनिश से मैं बस आखिरी सवाल करके उनसे इजाज़त ले लें, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी पेनफुल फॉर हर एंड फॉर उमर टू लिसन टू दिस अगेन एंड अगेन। बिनिश, आप समझती हैं कि जो मामला जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है? लास्टली बस बता दीजिएगा। जी, हम होपफुल तो हैं, बट हमारी चैलेंजेस सबसे बड़ी यही है कि हम पाकिस्तान में हैं, और जितने भी हम मुहब्बे वतन हों, जितना भी हम नेशनल और पेट्रियाटिक स्पिरिट रखते हों, हमें ये रियलिटी तो अंदाज़ा है बहुत अच्छी तरह से कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ को तब्दील करना अच्छाई के लिए एक बहुत बड़ा फीट होता है। मतलब वो आसानी से और बहुत चैलेंजिंग होता है। तो हम अपने पेन में भी यहाँ खड़े हैं, और हम कोशिश और उम्मीद तो यही रखते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन जिस मोड़ पे हमें पता है कि चैलेंजेस मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमें मिलते रहेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं और उमर, हम दोनों इस के लिए खड़े रहेंगे जब तक हमें हिम्मत है। अनफॉर्चुनेटली बिनिश, हमें भी ये लग रहा है कि चैलेंजेस आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है, और हम आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया बिनिश और उमर हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए, आप आ जाइए और हमें बताइए कि अस्पताल तो एक तरफ रखते हैं, जब अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर गलत बयान देता है या गलत झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो तो रिपोर्ट ने बता दिया है कि फैब्रिकेट की गई तारीख भी जाहिर है, उस पर डॉक्टर्स के साइन भी होंगे, और बच्ची की टाइम ऑफ डेथ भी फैब्रिकेट किया गया। ये तो रिपोर्ट में आ गया, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और बाय द वे, मेरे पास रिकॉर्डेड कॉल पड़ी भी है व्हाट्सएप में अमन फाउंडेशन वाली, उसमें बता सकता हूँ। वाइटल्स बता रहे हैं, वाइटल्स बताने का मतलब है कि बच्ची स्टिल अलाइव। जब कोई डॉक्टर झूठ बोलता है या अस्पताल के कहने पे ये फ्रॉड करता है, तो उसकी कोई बास पुरस हो सकती है, या उसको आप लोग पीएमए वाले पूछेंगे कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपकी कोई अखलाकी जिम्मेदारी भी तो है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की अब्दुल्ला। बात सारी ये है कि देखें, बहैसियत डॉक्टर्स के हमारा काम ये है कि हम इसको जैसे इंडिया में कहते हैं विश्वास, हम यकीन, भरोसा, ट्रस्ट, तो डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। डॉक्टर जो कहेगा उसी को तस्लीम किया जाता है। नाउ दिस इज़ आवर ड्यूटी टू से दी व्हाट इज़ द गोइंग ऑन। जो चीज़ चल रही है उसी को बताना चाहिए, उसको उसके भरोसे को, उसके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन अगर कोई पहुंचाए तो फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? और कोई एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लेना चाहिए। ये आपने जिस तरह बात की कि अखलाकी तौर से, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं समझ रहा हूँ, जो कि मैं चूँकि वहाँ नहीं था, हमें ये बताया नहीं गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक डॉक्टर्स की नुमाइंदा जमात है, हम ज़रूर चीज़ों को कंडेम करते हैं, इस तरह की चीज़ों को, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ ये समझना है कि देखें, इंजरी होती है, और हेड इंजरी जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि हेड इंजरी है, बुलेट उसकी सर पे लगी है। सर, सर्वाइव ना करने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर झूठ बोला है तो उसकी कोई पकड़ है। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, मैं 2 मिनट मुझे दे दे। मैं ये कह रहा हूँ कि पेशेंट वहाँ जाने के बाद उसको रिसेसिटेट किया गया, सब कुछ किया गया, ये एक अलग अमल है। लेकिन अगर ये कहना कि पेशेंट आया एंड शी वाज ब्रॉड डेड, तो ये दिस इज एब्सोल्युटली बिल्कुल गलत, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप लेना नहीं, हमारा एक्शन नहीं लेने का काम है। हम तो एक डॉक्टर्स की नुमाइंदा जमात है, हम उसको सपोर्ट जरूर करेंगे। पर एटलीस्ट एक आप नोटिस जारी कर सकते हैं कि ये वी हैव फाउंड दिस डॉक्टर टू बी लाइंग। नहीं, देखिए, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार हुकूमत का है, ये पीएमडीसी का है, इख्तियार हुकूमत का है, लेकिन आप उसको सपोर्ट करेंगे। हम इसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अगर ये गलत है तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत शुक्रिया आपके इधर आने का और ये क्लियर करने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे, पीएमए को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कल आपको पता है हमने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, और ये तफसीली फैसला जारी कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो स्कूलों की फीसों का मामला है कि ऑल ओवर पाकिस्तान, मुल्क भर में जितने भी निजी स्कूल हैं जिनकी माहाना फीस 5,000 रुपए से जायद है, उनको अपनी फीस में 20% कमी करनी पड़ेगी। देयर आर नो इफ्स एंड बट्स इन दिस फैसला। ये बड़ी क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट सी बात है, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं
जो कि फीस कम करने से इनकारी हैं। इस पे हम बात करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगर डायरेक्टिव आ गई हो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द लॉ, यू हैव टू अबाइड बाय इट, तो ये क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं। बट एनीवे यही सारी बातें अभी हमने करनी है, लेकिन सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। निजी स्कूलों की फीसें 20% कम होना वालिदैन के लिए बड़ा रिलीफ है। मुस्तकबिल में ऐसे तनाज़े से बचने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को काबिल कबूल तरीका तय करना पड़ेगा। क्वेटा में सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील को अगवा हुए 1 माह हो गया, लेकिन इन्हें अब तक बाजियाब ना कराया जा सका। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 26वें चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लिया है। वो इस ओहदे पर कितनी मुद्दत तक रहेंगे और इनके बाद सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से कौन से मुअज़्ज़िज़ जज इस ओहदे पर खिदमात अंजाम देंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने मुल्क के 26वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया है। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा 21 दिसंबर 1954 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मुल्तान से हासिल की और पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के बाद कानून की आला तालीम के हुसूल के लिए बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रुख किया। 1978 में मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री मुकम्मल की और 1979 में बरतानिया के मोतबर इदारे लिंकन से बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने 1979 में बतौर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट और 1985 में सुप्रीम कोर्ट में खिदमत अंजाम दी, जहां आईनी, क्रिमिनल, सिविल, सर्विस, रेवेन्यू और इंतखाबी कवानीन के हजारों केसेस पर काम किया। 21 मई 1988 को जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 7 नवंबर 2007 को साबिक सदर जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ ने जब मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके आईन मुअत्तल किया तो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा उन जजेस में शामिल हुए जिन्होंने PCO के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। अगस्त 2008 में वकला की तहरीक के बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में जज की हैसियत से बहाल हुए और 18 फरवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्हें तैनात किया गया। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने आईनी और अहम कानूनी नुक्तों पर कई किताबें लिखी, जबकि 1982 से 1998 तक मुख्तलिफ दर्जगाहों में बतौर लेक्चरार तालीम भी दी। गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क की तारीख के अहम मुकदमात में बनने वाले बेंच का हिस्सा रहे, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी पर तौहीन अदालत का केस और पैनमा केस अहम है। जस्टिस खोसा ने अपने 19 साल से जायद तवील करियर में 55,000 से जायद केसेस का फैसला भी सुनाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरबराही में बनने वाले स्पेशल बेंच ने 2014 से जून 2018 तक 10,000 से जायद क्रिमिनल केसेस का फैसला सुनाकर रिकॉर्ड भी कायम किया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और जल्दी से आपको बताना चाहते हैं हम कि निजी स्कूलों की फीसों का जो मामला है ये वालिदैन को परेशान किए हुए है अभी तक, क्योंकि फैसला आने के बावजूद भी स्कूल इस फैसले को मानने से इनकारी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि निजी स्कूलों की फीसें हर सूरत कम होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है प्राइवेट स्कूलों के पास अब कोई बहाना बाकी नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 से ज्यादा फीसें वसूल करने वाले निजी स्कूलों को फीसों में 20% कमी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसी हम जरा तफसीली बात भी करेंगे और हमें सबसे पहले तो हमारे साथ अच्छा जी शहरियों का वैसे मौक़िफ़ ले लेते हैं और फिर मैं आपको हमारे गेस्ट से भी मिलवाती हूँ। 1000 से कम ही फीस होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा फैसला है, बस इस पर अमल होना चाहिए। पेरेंट्स से जो फीस का कम जल्द से जल्द की जाए, हम इस फैसले को वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है फीस के मामलात में अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है। स्पेशली इस चीज़ में तो होना चाहिए ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम का कोई मयार बन सके। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही अच्छा है, आवाम के हक में है। 20% कम करने के बाद भी वो बहुत से लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं रहेगा, तो आई थिंक दे शुड टेक सम मोर एक्शंस अबाउट इट। जो लिमिटेड जिनके सोर्सेज हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और उनके बच्चे भी अब बड़े स्कूलों में पढ़ सकेंगे। हम ये चाहते हैं कि उनका सिर्फ फैसला ना हो बल्कि इस पर अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन भी हो। अगर उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो बिल्कुल होगा, पेरेंट्स को फ़ायदा होगा उसका। ज़्यादा बच्चे स्कूलों में आएंगे, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो लोग भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में भी फीसें किसी लॉ के तहत होनी चाहिए जो रेगुलेट करे गवर्नमेंट की कोई बॉडी। अगर फीसें कम जस्टिस साहब के आर्डर से कम हो जाए तो गरीबों को फ़ायदा होगा। मुल्क पहले बहुत गुर्बत में जा रहा है, बहुत मसले हैं, बहुत महंगाई है, अगर ये हो जाए तो एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है। फीस न देने वाले जो लोग आप खुद देखते हैं बाज़ारों में वो ऐसे ही फिरते हैं,
इन फीसों की वजह से फिरते हैं ना, तो ये तो बहुत अच्छे इकदाम है। अगर इस पर अगर अमल किया जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस बात पे अमल किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको हमने ऑल अक्रॉस पाकिस्तान से पेरेंट्स के जो विशेज़ हैं, जो व्यूज़ हैं वो बताए हैं। ऑल अक्रॉस द बोर्ड बहुत खुश हैं। अच्छा, अगर जब स्कूलों की बात आती है तो ये सवाल क्यों उठ जाता है ऑटोमेटिकली जहन में लोगों के कि इस पर अगर अमल किया जाए, इस पर तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस के ऐसा रवैया अपनाया गया है स्कूल्स की तरफ से कि ये क्वेश्चन आता है जहन में कि अगर अमल हो। और जिस मुल्क में ऑलरेडी इतने रेजिस्टेंट हों, इतने ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं, वहाँ अगर फीसें भी इतनी हाई हों तो फिर तो कोई इंसेंटिव ही नहीं रहता, भाई हम नहीं डालेंगे स्कूलों में। लेकिन अब होपफुली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। और हमें ज्वाइन किया जी काशिफ मिर्ज़ा ने फ्रॉम लाहौर, जो कि प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो पंजाब रीजन, और हमारे साथ बैठे हैं फैसल सिद्दीकी जो कि रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट एसोसिएशन है। हमारे शो पे काफ़ी बार आ भी चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो फैसल सिद्दीकी साहब, आप हमारे शो पे आते रहे हैं, बड़ा ही आपने जिद्दोजहद लगाई है, इसके लिए मुबारकबाद आपको दूँ। ऐसा होगा 20% फीस कट। थैंक यू वेरी मच। मुबारकबाद तो सारे पेरेंट्स को और आपको भी और इस पूरे मुल्क को, और वी आर वेरी थैंकफुल कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक इंटरिम ऑर्डर है, पहले तो हम ये समझ लें कि एक इंटरिम ऑर्डर है, डेफिनेटली इसके ऊपर अभी केस चलना है और एक डिटेल्ड फैसला जो आएगा, लेकिन जो भी इंटरिम रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अमल दरामद, जैसे आपके पैकेज में भी लोग फरमा रहे थे कि इसके ऊपर अगर अमल दरामद हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो यकीनन ये पेरेंट्स को बड़ा रिलीफ देगा। ये क्यों शक व शुबहात हैं, इसकी एक वजह ये है कि स्कूल जो है वो 2005 से, जब से ये लॉ ख़ास तौर पे सिंध में बना था, पंजाब और KPK में इसके ऊपर बाद में इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए हैं लोग। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती तो कभी भी डाउट्स क्रिएटेड नहीं होते पेरेंट्स के माइंड में, क्योंकि ये फ्रॉम द पास्ट ये होता हुआ आ रहा है, इसी वजह से ये डाउट्स क्रिएटेड हैं अभी भी कि शायद हो शायद ना हो। जैसे आपने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि स्कूल इसको फॉलो नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ स्कूल जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है, इसमें इदारे भी ज़िम्मेदार हैं, ख़ासतौर पर वो रेगुलेटरी बॉडी जो कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन को करवाने में, अमल दरामद कराने में पर्टिकुलरली जिनका एक रोल होना चाहिए वो उन्होंने रोल प्ले नहीं किया। उम्मीद करते हैं फ्यूचर में ये रोल प्ले करेंगे। और अगर आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं प्राइवेट स्कूल्स को भी बता देना चाहता हूँ, काशिफ मिर्ज़ा साहब भी मौजूद हैं, जो स्कूल फॉलो नहीं करेगा विल मेक श्योर कि हम उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाएं। अच्छा काशिफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आपका मौक़िफ़ हम लेंगे, प्राइवेट स्कूल्स का मौक़िफ़ हम लेंगे कि क्या सोचा है, कर रहे हैं ना, होपफुली कर ही रहे होंगे फ़ीसें कम। फैसल सिद्दीकी तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। हम स्कूलों की फ़ीसों के इशू पर बात कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सेंट्रल प्रेसिडेंट काशिफ मिर्ज़ा साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। काशिफ, बताइएगा सबसे पहले तो थोड़ा सेटबैक तो हुआ होगा, लेकिन ज़ाहिर है ओवरऑल माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए अच्छी बात है। क्या प्लान है? तमाम स्कूल्स फीसें कम कर रहे हैं फिर 20%? पहली बात तो ये जी, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने जो 13 दिसंबर का जब ऑर्डर आया था तब भी हमने ये कहा था कि हम इसको जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनोवन तस्लीम करते हैं, और 31 तारीख को हमारे तमाम वो 22 स्कूल जिनको ये स्पेसिफिकली ऑर्डर दिया गया था उन्होंने उसकी कंप्लाइंस 31 को कर दी थी। अच्छा, फिर जब ये बात सामने आई, कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया, और अब तो चूँकि ये कल के ऑर्डर में आ चुका है, तो हमारे फेडरेशन के अंडर 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं, और जिसमें से 98% तो वैसे ही इस 5000 की ब्रैकेट के नीचे हैं। लिहाजा बाकी जो 2% है उसमें भी अभी जो कल ये अभी ऑर्डर है, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है, और जिनकी कंप्लेंट थी वो पहले जो उसकी कंप्लाइंस कर चुके हैं। लेकिन जो आपके सिस्टम के लिए बेहतरी है वो मैं आपको एक बात बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दूं, वो है 25A आर्टिकल, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइवेट स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी नहीं। अभी इंडिया के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि वो तमाम लोग जो कि गवर्नमेंट से किसी किस्म की को मराद लेते हैं, कोई बेनिफिट ले रहे हैं, चाहे वो वजीर है, मशीर है, सेक्रेटरीज हैं, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, कोई भी, वो अपना बच्चा पब्लिक स्कूल में भेजेगा। आप उनके स्कूलों का मेयार देख लें, आपके पास APS स्कूल है, आर्मी के जनरल का बच्चा पढ़ता है, उसका सिपाही का बच्चा भी वही पढ़ता है, उनके स्कूल का मेयार की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फीसों के इशू पे बात कर रहे हैं। तो फिर काशिफ मिर्ज़ा साहब, अगर आपकी किताबों में रिस्पांसिबिलिटी तो नहीं किया ना सर, बात तो सुने ना, आपकी किताबों में इस वक्त हम फीसों, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों की फीसों की बात कर रहे हैं सर, हम इस वक्त मेयार की बात तो कर ही नहीं रहे, उस पर तो बाद में आएंगे किसी और दिन। सिर्फ बता दें अभी नहीं, मेयार देखिए, नहीं, आप पहले तो बात करें, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कर रहा हूं, मेयार तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। मैं स्कूल के, आप हम इस बात पे बहस नहीं कर रहे हैं कि आपके स्कूलों का मेयार अच्छा नहीं है, अच्छा है। ये बताइएगा आप कि बाज़ वालिदैन जो शिकायत कर रहे हैं कि स्कूल फीसें कम नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद,
वो शिकायत आप तक पहुंची हैं? मेरे पास एक शिकायत आई, बड़ा मशहूर मारूफ ग्रुप ऑफ स्कूल है मुल्तान से, मुझे एक पेरेंट ने लिखा, उन्होंने पूरी तस्वीरें भेजी हुई है मुझे फीस वाउचर्स की। वो कहते हैं जी सिटी स्कूल मुल्तान नहीं कम कर रहा, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। हम तो इस इशू के ऊपर जहां पे कोर्ट के अहकामात की वायलेशन कोई भी करेगा, हमारा चाहे वो मेंबर स्कूल है, हम उसको कंडेम करते हैं और हम मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम यहाँ पे जहाँ पे पेरेंट्स का कहीं पे एक्सप्लॉयटेशन है, हम पेरेंट्स के साथ हैं, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। और इस दफ़ा जो कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दी है, वजाहत की है, वो तो स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स के ऊपर भी आ गई है कि अब उन्होंने पेरेंट्स को भी ये पाबंद कर दिया कि आप जो अपनी है फीस वो बर वक्त अदा करेंगे, अदरवाइज ये एक्शन जो है वो पेरेंट के खिलाफ भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी पेरेंट्स के खिलाफ भी है। इसमें सेकंड ओपिनियन नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको मनोन तस्लीम करना है, इंटरम ऑर्डर है, नेक्स्ट डेट तक के है और उसमें फाइनल डिसीजन जब तक नहीं है, फेडरेशन और उसके तमाम स्कूल इसको मनोन तस्लीम करते हैं। कोई वायलेशन करेगा हम खुद भी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम कोर्ट को खुद असिस्ट करेंगे और इस्तदा करेंगे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दो तीन चीज़ें उन्होंने बोली तो आई वुड लाइक टू रिप्लाई ऑन इट। काशिफ साहब, आपने जो 22 स्कूलों का नाम लिया कि वो 22 स्कूल कंप्लाइंस कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ द पेरेंट्स एसोसिएशन पर्टिकुलरली वो कंप्लाइंस नहीं कर रहे थे। सिंध के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रही थी और वी नो व्हाट वाज हैपनिंग एंड काशिफ साहब आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ऑर्डर के बाद की बात करें ना, 13 दिसंबर के ऑर्डर के बाद की बात करें, वो कंप्लेंट हो गई है, डिस्कस हुआ हुआ है मैटर कि यस ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है बट स्टेट कैन रेगुलेट ऑल ऑफ द प्राइवेट बिजनेस एंड कैन कैप देयर प्रॉफिट मार्जिन्स, राइट? तो मेरे ख्याल से अगर आप उन फैसलों को दोबारा रेगुलेट एंड फैसिलिटेट, देयर आर बोथ थिंग्स, रेगुलेट एंड फैसिलिटेट। काइंडली मुझे आप 25 किस्म के कमर्शियल टैक्स ले लें और उसके बाद आप कहें कि ये स्टेट काशिफ साहब मुझे आप 7 बजे सर गुस्सा क्यों कर रहे हैं इस बात पे? उसमें आप रेगुलेट की बात कर रहे हैं, रेगुलेट एंड फैसिलिटेट दो बातें हैं। रेगुलेट एंड फैसिलिटेट करने की बात तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा काशिफ साहब प्लीज लेट अस गिव यू नो दिस जेंटलमैन अ चांस बताएं फैसल। ऑनरेबल मैनर एंड वी आर ऑल रिलैक्स सर। सो जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो रेगुलेट करने के लिए हैं। देयर इज नो पॉइंट कि हम कोई भी पेरेंट इस बात के ऊपर बहस कर रहा है कि 50,000 फी क्यों है और 10,000 फी क्यों है। व्हाटएवर द कैपेबिलिटी और कैपेसिटी उसकी होती है वो उस हिसाब से स्कूल को सिलेक्ट करता है। बट व्हेन इट कम्स टू द राइज ऑफ द फी देयर इज अ रेगुलेशन। अच्छा, रेगुलेशंस हर जगह थी, पंजाब में भी थी, केपीके में भी थी और सिंध में भी थी। फॉर्चुनेटली सिंध थोड़ा सा आगे था और इसके अंदर बहुत डिटेल्ड रेगुलेशंस मौजूद थी। ऑल्दो कि जो अभी डिसीजन आया वो इंटरिम है, वो सिर्फ 20% रिडक्शन का है। वो जो आप कहते हैं कि 98% स्कूल जो हैं वो 5,000 से नीचे और 2% स्कूल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर लाई करते हैं। आई थिंक यू नीड टू चेक योर फैक्ट्स बैक, क्योंकि 2015 में आपसे हमारी कई दफ़ा मुलाकातें भी हुई हैं। आपने तो हमें एनजीओ करार दे दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट द एनजीओ, वी आर द पेरेंट्स। मेरे बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपने ब्लॉग्स भी लिखे, वी हैव गॉन थ्रू दोस ब्लॉग्स एज वेल। मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जो भी स्कूल आपकी एसोसिएशन का हिस्सा हैं उनको भी पाबंद करें कि वो फॉलो करें। मिर्जा साहब वैसे आई हैव माय डाउट्स अबाउट द 2%। तो बताएं आप। There is no such any complaint. मुझे गली में मुझे लगता है कि हर तीसरा स्कूल जो होगा उसकी फीस एटलीस्ट 5,000 से ऊपर ही होगी। ये काशिफ साहब बता दीजिए, हम अब इस बात पे बहस नहीं कर रहे कि क्या ऑलराइट काशिफ इस बात पे बहस नहीं कर रहे। ये बात बता दीजिए कि आप गारंटी कर रहे हैं कि अब कल के ऑर्डर के बाद तमाम स्कूल कंप्लाई कर रहे हैं 20% फीस डिडक्शन पे? आप गारंटी कर रहे हैं इस बात? और काशिफ साहब बिफोर यू आंसर एक और सवाल इसमें आप ऐड कर लें कि टीचर्स जो वहाँ टीच कर रहे हैं क्या उनकी भी रेस वगैरह जो देते हैं जो एनुअल होती है, जो लिखा गया है, जो लिखा गया है वो तो नहीं कटेगी, वो तो खत्म नहीं होगी। दैट सिस्टम विल नॉट बी इफेक्टेड। देखें, पहली बात तो ये है, द फर्स्ट पॉइंट इज दिस, 5,000 की फीस तक तो एग्जाम्पशन है, उसके ऊपर जो फीस है उसके ऊपर वो 20% होना। एक तो बात ये कंफ्यूजन क्लियर कर दी है कोर्ट ने। अब दूसरी बात जो ये है कि कंप्लाइंस फुल हुई है, कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर दिया कोर्ट ने। अब उसके ऊपर कंप्लाइंस भी हुई है, कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए और उसमें लाजमन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर मनोनत जो है वो उसके ऊपर अमल होना चाहिए। हम इसमें सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बार बार कर रहे हैं वो पेरेंट्स आपसे रब्ता कर लेंगे। देखिए अब प्लीज अब मुझे बात तो करने देना। अब आप मुझे बात नहीं करने देंगे तो मैं करें सर। अब गुजारिश सिर्फ ये है कि देखें जो रेगुलेशन इज देयर, रेगुलेशन पे तो किसी को सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो रेगुलेशन और फैसिलिटेशन की बात होती है। अब सिंध के और रेगुलेशन थी, जो पंजाब की और थी। पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का डिसीजन आ चुका था और उसमें बड़ा क्लियर था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका आर्टिकल 18 और 19 है, आप कैपिंग नहीं कर सकते। अच्छा, जब सिंध में कुछ और उसका ऑर्डर आया, इसीलिए वजह से सुप्रीम कोर्ट में हम आए।
अब इस बारे में जो एक बात क्लियर है, जब हम बात कहते हैं कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो अदा नहीं करती और जो उसकी जगह उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर आप 25 किस्म के टैक्स लगाते हैं। कमर्शियल तो गवर्नमेंट ने खुद किया। आपके पास अभी ये लॉर्ड मुकाले को हम इतना बुरा करते हैं, वो गुलामों की कौम को जो पढ़ाता था तो वो तो ग्रांट देता था, वो सब्सिडाइज करता था। अब हमारी कौम क्या कर रही है, हमें तो जो पानी है, हम बच्चों को पानी को बेचते तो नहीं है, हमें पानी तक तो कमर्शियल जो है वो चार्ज होता है। तो स्टेट अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही और जो लोग दे रहे हैं आप उनको सपोर्ट भी नहीं करना चाह रहे, डंडा लेके चंद लोग 336 बंदे वो स्कूल हैं जिनकी कंप्लेंट है, सब एलीट क्लास के हैं, उनके पीछे तो आपको डंडा के बच भी कैसे, अब डंडा हो गया, अब में से कंप्लायंस होना चाहिए। आपने अच्छी बात आप कह रहे हैं कि कंप्लायंस हो रहा है। आई वुड अश्योर के आपसे लोग राब्ता करें जो कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं स्कूल वाले। बहुत शुक्रिया, काशिफ मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, इन प्रिंसिपल मिर्जा साहब ने भी ये कह ही दिया कि कंप्लायंस हो गया, अगर नहीं होगी तो काशिफ मिर्जा साहब इधर ही हैं, हम इनसे दोबारा बात करेंगे। मैं नंबर चला दूंगा। फैसल सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वंस अगेन आई होप कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा चैलेंजिंग है, वी नो दैट, वी हैव स्पोकन अबाउट इट, लेकिन ये हो जाए इंशाल्लाह जी। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह पेरेंट्स यूनाइट हुए हैं ये आगे सिर्फ इस फी के रिस्पेक्ट से नहीं और बहुत से मैटर्स हैं एजुकेशन के ऊपर जिसके ऊपर ये काम किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच काशिफ मिर्जा साहब एंड फैसल सिद्दीकी फॉर जॉइनिंग अस। बाय द वे, आप अपने बच्चों के स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमें आज जियो पाकिस्तान टीवी लिखकर बता सकते हैं कि कल के फैसले के बाद अगर आपने राब्ता किया तो स्कूल का क्या मौक़िफ़ है। एंड दिस इशू इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। आप लोगों के ट्वीट्स हमें आते रहते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ को। सो व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, डू राइट इन टू अस, वी विल टॉक अबाउट इट अगेन। अच्छा जी, बट वी नीड टू मूव ऑन। आज वैसे ही आपको पता है हलफ बर्दारी की वजह से हमारा शो थोड़ा सा छोटा ही हो गया है। आबदी साहब से बात करेंगे अभी, और आज जो सवाल है आबदी साहब के लिए वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती जा रही है इन दिस डे एंड एज। आबदी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आबदी साहब, हम हर रोज़ मनी लॉन्ड्रिंग, वाइट कॉलर क्राइम्स या कर्ज माफ़ी का सुनते रहते हैं। क्या इसकी रोकथाम या इस किस्म के जुर्म के मालूमात हासिल करने के लिए कोई मखसूस डिग्री है? जिस तरह जो है वो क्रिमिनल्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके ढूंढ रहे हैं, या वो लोग जो पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ ज़रिए से जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल किकबैक्स को डील करते हैं। उसी तरह जो है रिसर्च इस पर हो रही है ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो उसको काउंटर किया जा सके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और अब आपको हैरानी होगी सुन के कि बाकायदा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट डिग्री एंटी फ्रॉड स्टडीज़ के अंदर और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर और फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर और इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्रिमिनल लॉ के अंदर मुख्तलिफ डिग्रीज़ जो हैं अब ऑफ़र हो रही हैं। इसी तरह बाकायदा वाइट कॉलर क्राइम के अंदर रिसर्च हो रही है जिसके अंदर अब PhDs अवेलेबल हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। आबदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वाइट कॉलर क्राइम और दीगर इस नौयत के जराइम की हम बात कर रहे थे। अभी आगे बढ़ेंगे और बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर फरहान अख्तर की नई फिल्म मेड इन हेवन का पहला पोस्टर जारी हो गया है, उसको सोचा दिखा दें आपको। पोस्टर में अर्जुन माथुर और कौन कौन है इसमें? जिम सार्ब मैंने पढ़ा था कहीं, वो हैं। अर्जुन माथुर आपको ने बता दिया। दिस इज अ वेब सीरीज। ऑलराइट, दिस इज अ वेब सीरीज भाई, अमेज़न की, नेटफ्लिक्स की नहीं है। अच्छा, मुझे सारी स्टोरी समझ आ गई। Marriages are made in heaven, conditions apply, made in heaven, first look. All right, so there is अच्छा जी, वेब quite a सीरीज diverse है। cast. इसमें फरहान अख्तर जो है वो एक्चुअली खुद नहीं, आप उनको देख सकेंगे, ही इज प्रोड्यूसिंग दिस, और इट्स अ वेब सीरीज। बाय द पोस्टर आई कैन टेल एक्चुअली सॉर्ट ऑफ कि क्या इसकी स्टोरी लाइन होगी। मार्च 8 से स्टार्ट होना है ये। अच्छा, ओके, आगे। अच्छा, एक तो आईफ्लिक्स है, एक नेटफ्लिक्स है, और भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है ना अब ये, जैसे अमेज़न वगैरह की भी हैं आई गेस। अच्छा जी, इट्स फ्राइडे, सो हम आपसे इंशाल्लाह दोबारा बराह रास्त तो मिलेंगे मंडे को, लेकिन रिपीट आता है जियो पाकिस्तान ऑन सैटरडेज एंड संडेज एज वेल, और शाम 4 बजे जियो न्यूज़ पर। तो उसमें आप हमें देख सकते हैं। एंजॉय योर वीकेंड, रिलैक्स, रिचार्ज, रिजुविनेट, और मंडे हाउ मेनी वेडिंग्स डू वी हैव टू अटेंड दिस वीकेंड? जस्ट वन कवाली। अच्छा,
एक दो और भी है मेरा ख्याल। हमारी एक कॉलीग की शादी हो रही है, दिखाएंगे आपको मंडे को, बाद में बताएंगे आपको इस बारे में। सी यू, गुड मॉर्निंग।